गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपने जो टेस्ट दिया था उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है आपकी। ऐसे ही आप आगे भी जो भी यूनिट करवाते हैं वो अगर साथ साथ करते रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप साथ साथ डेली का काम डेली करते हैं 30 मिनट आप निकाल सकते हैं। 30 मिनट कोई ज़्यादा नहीं होता, 30 मिनट से ज़्यादा की क्लास अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। एक बार देख सकते हैं, समझ में नहीं आता है 2 बार देख सकते हैं, उसके बाद भी नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो नया चैप्टर का नाम है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर नंबर है ये 9, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जानेंगे। छोटी सी यूनिट है, बहुत आसान यूनिट है, इसमें कुछ खास है नहीं, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको कहेंगे, या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इसका दूसरा नाम है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इसके जो नोट्स हैं वो आप साथ साथ बनाएंगे वीडियो को देखते हुए, बिल्कुल आराम से लिखवाया जाएगा आपको हर पॉइंट, तो आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहें, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of coordination compound, which deals with the study of coordination compound is known as coordination chemistry. The branch of chemistry which deals with the study of coordination compound is known as coordination chemistry, is known as coordination केमिस्ट्री। उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये क्या होते हैं, इनकी भी डेफिनेशन हम लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो यही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे पहले बनते कैसे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने कक्षा 11 में पढ़ा था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड जिसका नाम था चैप्टर नंबर 4 हम जब पढ़ रहे थे तो उस समय हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस टाइप के हमने बॉन्ड पढ़े थे, ठीक है। तो डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके बनने के लिए कंडीशन क्या होती है कि एक जो मॉलिक्यूल होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। मान लीजिए BF3 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। 1 2 3 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। मींस एक जो स्पीसीज होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। और जो दूसरा स्पीसीज होगा, मान लीजिए फ्लोरीन है, F नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है इसने, F नेगेटिव है। अब ये जो स्पीसीज है, ये जो दूसरा जो स्पीसीज है, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे ही तो बनता है, एक ही स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है। एक ही स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। जिस प्रकार अपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, आयनिक बॉन्ड में क्या होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे पढ़ा आपने, जो शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग से बनता है वो कैसा बॉन्ड होता है भाई, कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। इसके बाद आपने कौन सा पढ़ा था, डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड में क्या होता है, एक ही स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है,
ट्रांसफर करता है, शेयरिंग नहीं होती, एक ही स्पीशीज अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ये जो बॉन्ड बना ये कैसा बॉन्ड बन गया, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, और जो फोर्थ फ्लोरीन है वो कैसे आया, इस तरह से। और नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव खत्म, या इलेक्ट्रॉन आए तो कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इस बॉन्ड को हम कैसे दिखा रहे हैं, इस एरो से। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से बोरोन की तरफ आए। इसी बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, हम बॉन्ड को एरो लगा के दिखाते हैं। एरो का मुंह जिस साइड होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं, और जिससे एरो जहां से स्टार्ट हुआ है उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। इसका ये मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अब हम इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि एक बार डेफिनेशन लिखने से पहले कंडीशन फॉर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए जरूरी सामान क्या क्या चाहिए हमें। देखिए ध्यान दे, एक स्पीशीज ऐसा, एक मेटल ऐसा होना चाहिए जिसके पास क्या हो, एम्प्टी ऑर्बिटल। एक मेटल ऐसा होना चाहिए जिसके पास क्या हो, एम्प्टी ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन बता रहा हूं कि एक मेटल ऐसा होना चाहिए उस जिसके पास क्या होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। और एक दूसरा स्पीशीज ऐसा होना चाहिए, दूसरा स्पीशीज ऐसा होना चाहिए जिसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, डोनेट कर सके, इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या कर सके, डोनेट कर सके। मान लीजिए मेटल है, इसके पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, और ये क्या है, और ये क्या है, लिगेंड है। मीन्स इसको लिगेंड को हम बाद में पढ़ेंगे। ये वो स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इसने मेटल के खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। तो इस तरह से इस बॉन्ड को हम ऐसे दिखाएंगे, इस एरो से। ये जो स्पीशीज है इसको बताएंगे कि क्या है, एल क्या है, इसको हम डिफाइन करेंगे अच्छे से। अब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, स्पीशीज बोल रहा हूँ। कैसे स्पीशीज, जिसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है किसको, मेटल को। ठीक है, तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप किसी के पास कोई सामान लेने जाते हैं तो आप खाली बर्तन लेके जाते हैं उसके पास, ठीक है, तभी वो सामान उसके अंदर डालता है। ऐसा नहीं कि आप भरा हुआ बर्तन लेके जाते हैं और उसमें सामान डालता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपके पास खाली बर्तन होना चाहिए, जिसके पास जा रहे हैं उसके पास वो सामान होना चाहिए, तभी जाके बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। आप समझ गए होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन क्या क्या जरूरी है। दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। केवल डी ब्लॉक के एलिमेंट ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं वाई डी ब्लॉक के एलिमेंट, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट ये हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, आर्गन 4s2 3d1, फिर क्या लिखते हैं टाइटेनियम की 4s2 3d2 3d3 3d5 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9, ठीक है, इसमें 3d10 होते हैं। जिंक के हम कॉम्प्लेक्स नहीं देखते। आप यहां तक देख पा रहे हैं कि डी की ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी है भाई, डी में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है,
इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। मीन्स डी की ऑर्बिटल क्या है, खाली है। इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट ही जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम डिफाइन कैसे करें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिफाइंड एज coordination compound is defined as central metal atom central metal central coordination compound is defined as central metal atom linked with central metal atom linked with number of ions or neutral species through coordinate bond is known as coordination compound. Coordination compound is defined as central metal atom linked with number of ions or neutral species through coordinate bond is known as coordination compound. देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई भी मेटल है वो किससे लिंक होना चाहिए, सेंटर में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, वो स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। मेटल कहाँ है, सेंटर में, तो इसलिए इसको हमेशा जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितनी बार बोलूंगा मेटल ना बोल के क्या बोलूंगा, सेंट्रल मेटल एटम। और आयन कि मेटल के ऊपर कोई चार्ज हो सकता है तो उसको आयन बोल देंगे, सेंट्रल मेटल एटम आयन। और नहीं चार्ज नहीं है तो क्या बोल देंगे, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल बोलना जरूरी है क्योंकि मेटल कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में। ये जो स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इनके कहाँ बीच में प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोल दिया मैंने, सेंट्रल मेटल एटम। अटैच विद स्पीसीज और आयंस थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जितने कंपाउंड बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ ली, उसके लिए हमने क्या पढ़ ली, कंडीशन पढ़ ली कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के लिए कंडीशन क्या क्या है। एक स्पीसीज जिसके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का पेयर होना चाहिए। दूसरे स्पीसीज जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए। और जनरली मेटल के पास ही क्या होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेता है अपने पास और बॉन्ड जो बनता है वो कैसा बन जाता है भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस पढ़ेंगे। डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले बताओ, डबल साल्ट समझने से पहले हम साल्ट समझते हैं। साल्ट क्या होता है, NaCl, जो हेलोजन के साथ जनरली जो मेटल बनते हैं उनको साल्ट बनते हैं, इसलिए उनको हेलोजन बोलते हैं। तो NaCl क्या है, साल्ट है। ये कैसा साल्ट है, सिंगल साल्ट है। KCl क्या है, साल्ट है। MgCl2 क्या है, साल्ट है, सिंगल साल्ट है। अगर दो साल्ट को हम मिला दें, दो साल्ट को अगर इकट्ठा कर दे तो उसी को क्या बोलना शुरू कर देते हैं, डबल साल्ट बोलते हैं। ये जो KCl है डॉट MgCl2 कार्नेलाइट बोलते हैं इस साल्ट को, डॉट MgCl2 एक डबल साल्ट। अगर आपको ध्यान हो तो सरफेस केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थराइस डॉट 24H2O। वहां शायद मैंने 6H2O लिख दिया था, 24H2O होता है। ये किसका फॉर्मूला बताया था,
एल्यूम का फॉर्मूला बताया था, 2 साल्ट है, K2SO4 है और एक कौन है, Al2SO4 होल थ्राइस। इस तरह से 2 साल्ट के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, डबल साल्ट बोलते हैं। आगे होगी बात समझ में कि साल्ट और डबल साल्ट में क्या डिफरेंस है। अब ये जो डबल साल्ट है, एक मैं कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखता हूं, मान लीजिए कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है FeCN6 या K4 हो सकता है। जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है K पॉजिटिव में, Mg2 पॉजिटिव में प्लस Cl नेगेटिव में। इसको डिसोसिएट करेंगे आयन में तो ये K पॉजिटिव बनेगा प्लस Al3 पॉजिटिव बनेगा प्लस SO4 2 नेगेटिव बनेगा। लेकिन इसका जब हम डिसोसिएट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो K4 तो डिसोसिएट हो जाएगा K पॉजिटिव में, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है जो बीच में लिखा हुआ है ये डिसोसिएट नहीं होगा, ये डिसोसिएट नहीं होगा। मींस एक्वस सॉल्यूशन में जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो डिसोसिएट नहीं होता। तो हम इसमें डिफरेंस लिखवाता हूं मैं। पहला डिफरेंस लिखो, समझ गए होंगे आप, डबल साल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस लिखते हैं। इसके अंदर कितना 2 साल्ट होते हैं, 2 साल्ट होते हैं इक्वी मोलर रेशियो में, इक्वी मोलर रेशियो। इसके अंदर 2 साल्ट होते हैं इक्वी मोलर रेशियो में कि KCl इतना लिया, MgCl2 इतना लिया, दोनों को मिला दिया। इक्वी मोलर रेशियो में मिलाने से क्या बनता है, डबल साल्ट बनता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इक्वी मोलर रेशियो की कोई जरूरत नहीं होती। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव नॉट हैव इक्वी मोलर रेशियो। दूसरा, डबल साल्ट किससे बनते हैं, कौन सा बॉन्ड था इनमें, आयोनिक बॉन्ड था। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इसमें कैसा आयनिक बॉन्ड बनता है। दे डिसोसिएट इनटू आयन, डबल साल्ट, या दे डिसोसिएट इनटू आयन बट कॉम्प्लेक्स नॉट डिसोसिएट, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स नॉट डिसोसिएट इनटू आयन, ये आयन में डिसोसिएट नहीं होता। इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन जब पानी मिलाते हैं तो डबल साल्ट तो डिसोसिएट हो जाता है आयन में, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयन में डिसोसिएट नहीं होता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयन में डिसोसिएट नहीं होता। नेक्स्ट, इसका जब डिफरेंस पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई भी डबल साल्ट है वो K पॉजिटिव दे रहा है, Mg2 पॉजिटिव दे रहा है, Cl नेगेटिव दे रहा है। ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं जिनसे मिलके साल्ट बना है, डबल साल्ट बना है, उनको क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जिनसे मिलके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है उनको भी क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। दे शो, ये नहीं लिखना आपने, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, दे शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ constituent particle, constituent particle, but coordination complex does not show, coordination complex does not show properties of constituent particle, properties of constituents particle, but coordination complex does not show properties of constituent particle of complex। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इस बात को, जो पॉइंट मैंने लिखा है अभी अभी, इसको 4
Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसको मैं बार बार लिखता हूँ क्योंकि कहा सरफेस केमिस्ट्री में भी इसको जाना था, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सरफेस केमिस्ट्री में भी हमने इसको जाना था कि इम्पोर्टेंट है। ये इसके आयंस में टूटेगा किसमें, K पॉजिटिव में और Al3 पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पोटेशियम की प्रॉपर्टी इसमें भी शो करता है, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी इसमें भी शो करता है, सल्फेट की प्रॉपर्टी इसमें भी शो करता है। डिसोसिएट होने के बाद भी पोटेशियम आता है इसके अंदर, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी शो करता है, सल्फेट का प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन Fe+CN6 मैंने 6 CnFe के साथ जोड़ दिए तो क्या बन गया, FeCN6 मान लीजिए 3 माइनस लिख दिया, 4 माइनस लिख दिया। अब ये आयरन की प्रॉपर्टी शो करता है, यहाँ साइनाइड की प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जब हम इसका टेस्ट करते हैं तो इसमें ना आयरन का प्रॉपर्टी आता है ना साइनाइड का प्रॉपर्टी आता है। मीन्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, और ये वाला कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी को लूज नहीं करता। जिससे मिलके बना है उसी प्रॉपर्टी को क्या करता है, ये रिटेन करता है। मान लीजिए एक एग्जांपल और समझते हैं। आपने अगर मिक्सर और कंपाउंड में डिफरेंस पढ़ा हो, मान लीजिए आपने शुगर प्लस वाटर आपस में मिलाया, तो इसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी आएगी, मिलने के बाद वाटर की भी आएगी और किसकी आएगी, शुगर की भी आएगी। मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी को क्या करता है, ये रिटेन रखता है। लेकिन मान लीजिए हमने कोई कंपाउंड बनाया, H2 गैस है प्लस O2 गैस है, H2O क्या बन गया, लिक्विड बन गया। इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी क्या थी, गैस था, लेकिन मिलने के बाद इसने अपनी प्रॉपर्टी खो दी। उसी प्रकार डबल साल्ट तो प्रॉपर्टी शो करता है लेकिन कॉम्प्लेक्स अपनी प्रॉपर्टी खो देता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वे होते हैं जिनसे मिलके कॉम्प्लेक्स या डबल साल्ट बनता है, या कोई भी इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो गई, वाटर और शुगर। डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आप समझ गए होंगे। अब हम कल बात करेंगे जो स्पीशीज जो मैंने बोला है, स्पीशीज विच कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इस स्पीशीज की बात करेंगे। इसको कॉम्प्लेक्स में क्या बोलते हैं, इसको लिगेंड्स बोलते हैं। ये हम कल पढ़ेंगे कि लिगेंड्स क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। बहुत आसान है, एक बार पढ़ के देखेंगे समझ में आ जाएंगी बातें। धन्यवाद।